लेकिन उस टॉपिक लास्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले ज़रा हम प्रीवियस टॉपिक रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? नंबर 1, स्टार्टिंग विद द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक चैप्टर के स्टार्ट में, चैप्टर नंबर 14 जब स्टार्ट किया था, एट द स्टार्ट अप हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने पता ये किया था कि फोर्स जो लगती है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कि कितना चार्ज मूव कर रहा है। अगर एक चार्ज है, दो चार्ज है, इसी तरह फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइन ऑफ थीटा के परपेंडिकुलर में तो आपको असर नज़र आएगा, लेकिन पैरेलल में असर नहीं आएगा नज़र। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर बात थी कि फाइनल फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, अगर आप रिकॉल करें तो हमारे पास फाइनल फार्मूला आया था F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इस फार्मूले के बारे में पूछा जाए कि क्या फार्मूला है, किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। ये वो फार्मूला है, और मूवमेंट ज़रूरी है। विदाउट द मूवमेंट कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो फोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास आया था एक कंडक्टर। हमने लिया एक कंडक्टर और उसको प्लेस कर दिया किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, और इसको प्लेस कर दिया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। सर स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सर आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। अच्छा, अब स्क्रीन नज़र आ रही है? पहले स्क्रीन वेरीफाई कर लें। मैं दोबारा से शेयर करा देता हूँ स्क्रीन। ये आ गई आपकी, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है जी, सर आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो फोर्स थी जब एक कंडक्टर के ऊपर लग रही थी, कब, जब उसमें से करंट गुजर रहा था। क्योंकि करंट है चार्जेस का फ्लो, जब चार्जेस फ्लो करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स तो लगेगी, लेकिन अब क्योंकि कंडक्टर में से करंट गुजर रहे हैं तो हमने क्या करा, हमने दोबारा इसका फार्मूला ड्राइव करा, और हमारे पास इसका फार्मूला आया था बिल साइन थीटा। किस तरह ड्राइव किया था वो हमारी प्रीवियस क्लास थी, लेकिन फाइनल फार्मूला आपने याद रखना है कि इसका जो फार्मूला आया था वो था बिल साइन थीटा। ठीक है जी, ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मज़ीद हम आगे जाएं तो हमारे पास आता है एक कॉइल। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ जो है वो L है, उसकी जो विड्थ है W से रिप्रेजेंट कर लें या B से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो अपने साइड पे बेटा चेक करो, यहाँ से तो आवाज़ क्लियर है, जा रही है, माइक ऑन है। तो अगर हम ये वेरीफाई कर लें, ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसकी जो विड्थ है वो W है और लेंथ जो है वो L है। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें और इसमें से करंट गुजारे, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये जो नज़र आ रहा है करंट का फ्लो है, चार्जेस का फ्लो है, तो हमने कहा था कि फिर जो है इसके ऊपर भी फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से ये रोटेट कर देता है अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसको फिर हमने फोर्स, जब किसी चीज़ को टर्न करवा दे तो फिर उसे हम टॉर्क कहते हैं। टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब हम आगे अगली, इसका जो फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया है फाइनल, वो था बीना कॉस एल्फा। अगर आपको याद हो, टॉर्क का फार्मूला हमने ड्राइव किया था। और ये कौन से टॉर्क का फार्मूला है, जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और वो रोटेट होगा तो उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला होगा बीना कॉस एल्फा। ठीक है, अच्छा जी, मज़ीद अगर हम आगे चलें तो हमने फिर एक और फिनोमेना जो हमें बायोट एंड सॉर्ट ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर कहीं से करंट गुजर रहा है, किसी वायर में से करंट गुजर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी ये थी कि इसके अराउंड जो है, अगर ये करंट यहाँ से इस तरह गुजर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसने फाइंड करी थी लेफ्ट हैंड रूल से, कि उसने अपना जो हैंड है उसको ग्रिप कर लिया उससे वायर को, तो जो थंब था उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को, जबकि जो उसकी फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर थी, वो रिप्रेजेंट करी थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये हमारे पास आ गया था अगला टॉपिक, और इसका हमने फार्मूला ड्राइव किया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू पाई आर, जहाँ पे आई जो है वो करंट होता था, आर जो है वो रेडियस होता था, और बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस होता था। अच्छा जी, मज़ीद अगर हम आगे चलें तो फिर हमें पता चला कि एम्पेयर्स ने ये ड्राइव करा कि किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी शेप का वायर हमारे पास मौजूद है,
और उसमें से अगर करंट गुजर रहा है तो उस करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन डिवाइस जो हमारे पास थी वो थी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि सोलेनॉइड जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर, यूँ सपोज कर लें कि कॉइल होता है जिसको हमने सिलेंडर के ऊपर वाउंड किया हुआ होता है, ठीक है ना। अब जो इससे बनती है डिवाइस उसका नाम सोलेनॉइड होता है। इसमें से जब करंट गुजरता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका करंट इन हुआ और सर्कुलेट करना शुरू हो गया, क्योंकि करंट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है तो फिर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस होती है और ये बिल्कुल एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट, जैसे कि बार मैग्नेट हो। तो यहाँ हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि करंट के सर्कुलेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलोनाइड में। ये हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल की थी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहीं से सारी कहानी आगे चलेगी, ट्रांसफार्मर तक लिंक करेगी। तो इसके हमने देखा कि भाई अगर ऐसा है कि जब करंट जो है वो गुज़रता है कॉइल में से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाएं तो करंट प्रोड्यूस हो? तो फिर आपको याद होगा कि माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और उसने फिर ये डिस्कवर किया कि जब आप किसी भी मैग्नेट को, ये मैग्नेट है जहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये कॉइल है, ये सोलोनॉइड है, एक लूप का दिखाया है। इस तरह बहुत सारे लूप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक लूप हो। ये मेरे पास सोलोनॉइड है, ठीक है। जब मैं सोलेनॉइड को मोशन में लेकर आऊँगा, मूव करवाऊँगा इनवर्ड, इस कॉइल के पास लेकर जाऊँगा, मोशन में लेकर आऊँगा, तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। देखो डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, जीरो से कहाँ जा चुका है, सपोज करो 1 पे जा चुका है, तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ है। अगर मैं रेस्ट में लेकर आ जाऊँगा तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये इसने ऑब्जर्व किया था कि अगर ये रेस्ट में होगा तो किसी किस्म का कोई करंट आपको गैल्वानोमीटर पे नज़र नहीं आएगा। और जब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा तो रिवर्स करंट मुझे मिलेगा। इसका मतलब जब मैं लेकर आ रहा था तो पॉजिटिव करंट मिला है, जब वापसी लेकर जा रहा हूँ, मोशन आउटवर्ड है, तो मुझे नेगेटिव करंट मिल रहा है। और अगर मैं रेस्ट में लेकर आ जाऊँ तो क्या हुआ कि कोई करंट नहीं मिला। तो इससे आपका जो फैराडे था उसने ये ड्राइव किया था फार्मूला कि ईएमएफ इंड्यूस सिर्फ उस वक्त होगी जब रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्रोग्रेस होगा, यानी कि टाइम के हिसाब से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को मुसलसल चेंज कर रहे होंगे। और ये डिपेंड करेगा इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर कॉइल के। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो कम करंट प्रोड्यूस होगा। ऑन दी अदर हैंड जो नेगेटिव की साइन थी वो लेंस लॉ की वजह से आई थी कि लेंस ने कहा था कि जब हम कॉइल को लेकर, मैग्नेट को लेकर आ रहे होते हैं कॉइल के पास, तो कॉइल खुद भी एक मैग्नेट बन जाता है और वो ऐसा मैग्नेट बनता है कि अपने वाले जो मैग्नेट जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेट बना रहा है, उसी को अपोज करने लगता है। जैसे यहाँ पर भी एक मैग्नेट बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बना लेगा और ये साउथ, नॉर्थ से आ रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है तो इसको रिपेल करने लग जाएगा, तो अपोज करता है उसी को जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया था फैराडे का लॉ। मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास एक फिनोमेना था जिसका नाम था म्यूचुअल इंडक्शन, और वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना था। क्या था ज़रा देखते हैं इसे। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास था कि लेट्स सपोज म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, वीडियो में कोई प्रॉब्लम। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना क्या था कि अगर सपोज करें मेरे पास जो है वो एक कॉइल है, ठीक है, इस तरह, और इस कॉइल के एक एंड पे मैंने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, ठीक है। और इस कॉइल के एक एंड पे करीब कर लिया है, कॉइल के एक एंड पे मैंने बैटरी कनेक्ट करी हुई है और इसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं करंट को चेंज करने लग जाऊँ, मतलब स्विच को ऑन ऑफ करने लग जाऊँ या एसी करंट प्रोवाइड कर दूँ, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के ऊपर होता है, इस तरह मूव करता हुआ आता है। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल होती है, नेगेटिव तो ये खुद ही हाई और लो की तरफ जा रहा होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वेव की तरह मूव करता है। तो मैं इसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दूं या फिर मैं इसका करंट खुद से चेंज करूं स्विच को ऑन ऑफ करके, तो क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो मैग्नेट आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे 3 लाइनें नज़र आ रही है मैग्नेट की, ये एक हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, फिर इस तरह इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा,
उसको हमने कहा था सेल्फ इंडक्शन, ये अपने आप में खुद ही इंडक्शन कर रहा है। अगर मैं इसी के पास एक और कॉइल लेकर आ जाऊं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड का असर है वो इसके बराबर वाले कॉइल को भी मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जब बराबर वाले कॉइल को इसका असर मिलेगा तो उस सूरत में इस वाले कॉइल को जब मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो उसकी वजह से यहाँ पर आपको वोल्टेजेस मिलेंगे। तो हम इस वाले कॉइल को वोल्टेज दे रहे हैं एज ए इनपुट, और हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है आउटपुट, यानी कि दूसरे एंड पे। तो ये जो फिनोमेना था, इस फिनोमेना का नाम था म्यूचुअल इंडक्शन। इसी फिनोमेना से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करना था, जिसके लिए इतना लंबा मैंने क्लास को किया, वो था आपका ट्रांसफार्मर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट ज़्यादा कहूँगा कि वैसे ही सिलेबस को रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस कर जाने के बाद जो बची हैं ना चीज़ें, वो आपके लिए वैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई। जाहिर सी बात है, आप इसके अलावा कहाँ से देंगे, और तो कहीं से दे नहीं सकते। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको आपने नाम दिया है किसका, ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर क्या है, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा। देखें, ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो सिंपली हमारे पास जो घरों के अंदर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो फिक्स्ड हैं। आपको के इलेक्ट्रिक वाले 220 वोल्ट देकर चले जाते हैं, जो आपके स्विच के किसी भी एंड के ऊपर आ रहे होते हैं, कहीं पर भी चले जाएं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे जो मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, मेरे मोबाइल का चार्जर है वो यूज़ करता है 5 वोल्ट, ठीक है। मेरा जो लैपटॉप का चार्जर है वो यूज़ करता है 20 वोल्ट। मेरे जो घर का कंप्यूटर है वो यूज़ करता है 12 वोल्ट, ठीक है ना। और मेरे जो, सपोज़ कर लें कि टेलीविज़न है, और जो एलईडी टेलीविज़न आजकल के आ गए हैं वो मुश्किल से यूज़ करते हैं इतने ही को 24 वोल्ट, ये इस तरह वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और डिवाइसेस हैं जो मुख्तलिफ वोल्टेज सपोज़ करो यूज़ कर रहे हैं। जैसे सपोज़ कर लेते हैं हम, कौन सी डिवाइसेस हैं, हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास आयरन है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो हम घरों के अंदर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो वोल्टेजेस हैं ये डिफरेंट होते हैं, हर किसी के सेम वोल्टेज। लेकिन भाई के इलेक्ट्रिक वाले तो मुझे 220 वोल्ट दे के चले गए। उन्होंने, इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमें कितने वोल्टेजेस हमें चाहिए हमारी डिवाइस को, वो 220 वोल्ट दे के चले गए, ठीक है ना। अब वो जो 220 वोल्ट आपके पास आ रहे हैं वो हर स्विच पे आ रहे हैं। ऐसा तो आपने कोई स्विच नहीं देखा ना कि भाई स्विच पे लिखा होगा यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, ये वाले 20 वोल्ट वाला स्विच है, ये वाला 12 वोल्ट वाला स्विच है, वाला 24 वाला स्विच है, नहीं। तमाम स्विचेस के ऊपर एक जैसे वोल्टेजेस 220 एसी वोल्टेजेस अल्टरनेटिंग करंट आपको रिसीव हो रहा है, कहीं पर भी आप अपने घर में चले जाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो मुझे बीच में एक ऐसी डिवाइस लगानी होगी जो इस 220 वोल्ट को कन्वर्ट करेगी किसके अंदर, 5 वोल्ट में। मुझे बीच में एक ऐसी डिवाइस लगानी होगी जो इस 20 वोल्ट को 20 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेगी किसको, 220 वोल्ट को। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी किसको, 220 वोल्ट को। 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी किसको, 220 वोल्ट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस का होना ज़रूरी है जो वोल्टेज को रिड्यूस करे, मुझे वोल्टेज मेरे हिसाब से करके दे, ठीक है। अब इसी का रिवर्स फिनोमिना भी तो हो सकता है। रिवर्स फिनोमिना क्या है, आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वालों का वैसे ही बुरा हाल है, तो बिजली तो सही प्रोवाइड कर नहीं पाते हैं, कहीं पर लैक ऑफ वोल्टेजेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस कम आ जाते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर जो वोल्टेजेस हैं हम चाहते हैं कि वो 220 वोल्ट रहें, लेकिन बाज़ वक़्त पीछे से क्या होता है, इतनी कम सप्लाई आ रही होती है कि 190 वोल्ट तक चले जाता है, 180 वोल्ट तक चले जाता है। पीछे से जो सप्लाई होती है वो डाउन हो जाती है, लोगों ने कुंडे लगाए हुए होते हैं, 10 मसले मसाइल होते हैं, उसकी वजह से आपको 220 वोल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन आप तो अपने घर में चाहेंगे कि 220 वोल्ट ही हो। तो उसके लिए अगर आप सोचें तो आप याद करें, आपके घरों में स्टेबलाइज़र लगा हुआ होता है, जो फ्रिज के साथ तो स्पेशली सब लगाते हैं, या फिर एयर कंडीशन के साथ तो सारे ही लगाते हैं। वो स्टेबलाइज़र इसलिए लगाते हैं कि वो स्टेबल रखेगा वोल्टेज को 220 पे। अगर पीछे से सप्लाई कम भी हो रही होगी, पीछे से अगर 190 पे भी चले जाएगा, पीछे से अगर 180 पे भी चले जाएगा, पीछे से अगर इवन 110 पे भी चले जाएगा, तो उस स्टेबलाइज़र का काम ये होगा कि वो आपको फ्रिज वाले वोल्टेजेस हमेशा 220 ही देगा,
उसको फिर करना पड़ेगा वोल्टेजेस को इंक्रीज। ठीक है, तो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई। नंबर वन, या तो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मुझे वोल्टेजेस को इंक्रीज करना है, और दूसरी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मुझे वोल्टेज को डिक्रीज करना है। तो अब इन दोनों काम के लिए हमारे पास एक डिवाइस यूज होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसको हमने नाम दिया है किसका, ट्रांसफार्मर का। तो अगर ये यही डिवाइस है कि ये वोल्टेजेस को रिड्यूस करती है और या फिर वोल्टेजेस को इंक्रीज करती है, तो भाई भी इसकी डेफिनेशन भी यही होगी। अगर इसको डिफाइन करना है आपने तो आप क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to increase or decrease the output AC voltages। यही तो फिजिक्स है अब्दुल्ला, हम देखेंगे किस तरह बढ़ाते हैं। ठीक है, यही तो फिजिक्स है। ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा कैसे करता है। फिलहाल तो आपको हमने बताया कि कहाँ यूज़ हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये लिखते भी जाइए अगर चाहे अपने पास। वैसे तो ये नोट्स के अंदर इसी तरह लिखा हुआ है, क्योंकि 14-15 के नोट्स मेरे अपने नोट्स में देख लें यही लाइन होगी। लेकिन आप इसको लिखने से बेहतर है अगर आप तरीके से इसको सुन लेना, तो आपको ये याद ही हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल सी क्या बात आपने याद रखनी है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ये वो मूवी वाला ट्रांसफार्मर नहीं है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट एसी वोल्टेजेस। एक चीज़ का ख्याल आपने और रखना है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेजेस पे काम करता है, डीसी के ऊपर ये काम नहीं करता, क्योंकि डीसी जो है ना वो चेंजिंग नहीं होता, वो एक जैसा वोल्टेज होता है। अगर फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट आपको डीसी मिल रहा है तो वो एग्जैक्टली 5 वोल्ट ही होगा। लेकिन अगर आपको 5 वोल्ट एसी मिल रहा है, वो तो 0 से 5 होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, क्योंकि वेव बनती है। तो वो 0 से स्टार्ट होती है, 5 पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर 5 पे जाती है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो आपका वेरी करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल, लेकिन डायरेक्ट करंट वेरी नहीं करता, वो एक ही जितना वोल्टेज होता है उतना ही मिलता है। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ काम करता है एसी वोल्टेजेस के ऊपर। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आ गई है। डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, ट्रांसफार्मर क्या है हमारे पास, इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेजेस। तो भैया ये करता कैसे है, मतलब वही वाली बात जो अभी एक बच्चा कह रहा था, सर उसको तो पीछे से, अब्दुल्ला जैसे बोल रहा है, सर स्टेबलाइजर को पीछे से कम वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो ये आखिर क्या करता है कि इसको ज़्यादा वोल्टेजेस आगे की तरफ प्रोवाइड कर देता है। तो इसके पीछे जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉइल हों और एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा हो, तो उसका असर दूसरे कॉइल के ऊपर, जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, उसके ऊपर भी पड़ता है। और आउटपुट वोल्टेजेस जो है वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, it works on the principle of mutual inductance. When a current changes in a primary coil, it produces an EMF in a secondary coil। मतलब अगर आप प्राइमरी कॉइल के करंट को चेंज करेंगे और उससे रिलेट कर रहा है, मतलब उसके करीब एक और कॉइल मौजूद है जो कि सेकेंडरी कॉइल है, तो इसका असर उस कॉइल के ऊपर भी पड़ेगा, और वो कॉइल अपने हिसाब से वोल्टेजेस जनरेट करके देगा। अपने हिसाब से वोल्टेज जनरेट करके कैसे देगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ, अपना हिसाब किताब क्या है उसका। लेकिन बहरहाल ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल आ गया है किसका, ट्रांसफार्मर का। ठीक है जी, अब अगर हम आगे चलें तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, मतलब बनता कैसे है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कोई बनाना मुश्किल नहीं है, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक आयरन कोर, ठीक है, और आपको चाहिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तीन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर upon which two coils wound. Input one coil is called primary coil and output coil is called secondary coil। यानी कि हमारे पास दो जो होते हैं वो कॉयल होते हैं, एक प्राइमरी कॉयल होता है, एक सेकेंडरी कॉयल होता है, और ये दोनों एक आयरन की कोर के ऊपर, इस तरह एक आयरन की सपोज करनी कोर होती है, ये इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं। इस साइड के ऊपर लिपटा हुआ होता है प्राइमरी कॉयल, और इस साइड पे ऊपर लिपटा होता है सेकेंडरी कॉयल, और ये होती है आपकी आयरन की कोर, आयरन कोर। ठीक है जी, तो ये आपकी हो गई कंस्ट्रक्शन, सिर्फ तीन चीज़ों से मिलकर आपका ट्रांसफार्मर बन जाता है। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है, वर्क कैसे करता है ट्रांसफार्मर, ये देखना होगा हमें। अच्छा जी, इसकी वर्किंग के लिए हमें समझना होगा वही म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। ठीक है,
और म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना के मुताबिक अगर हम एसी करंट प्रोवाइड कर दें किसी भी साइड के ऊपर, ऐसे ही कुछ डायग्राम्स हैं ट्रांसफार्मर की जो आप रियल में देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर जो है वो आपका लगा होता है मेन सप्लाई में, जिसको आप पीएमटी कहते हैं। वो पीएमटी एक्चुअल में ट्रांसफार्मर होता है फिजिक्स की ज़बान में, ठीक है ना। तो वो आपका वोल्टेजेस जो है वो, क्योंकि पीछे से जो के इलेक्ट्रिक वाले वोल्टेजेस देते हैं किसी भी कॉलोनी को, किसी भी एरिया को, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2000 3000 1 किलो। तो जब वो कॉलोनी की तरफ, जब मुख्तलिफ एरियाज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो उसको 220 में कन्वर्ट करना होता है। तो वहाँ पर भी हमारे पास ये पीएमटी लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सिंपल ट्रांसफार्मर जो सर्किट्स वगैरह में लगा होता है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन करके कुछ होता है। अच्छा, ये जो सर्किट्स के अंदर लगा हुआ होता है ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है जो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और इसकी जो वैसे रे डायग्राम है, मतलब जिसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम, वो सिंपल सी है जो यहाँ पर मैंने आपको बताई। ये आपकी रे डायग्राम, ठीक है। अब इसी की मदद से हम एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है, ठीक है। अच्छा जी, सर कभी कभी ब्लास्ट क्यों होता है? हाँ, बीएमटी में ब्लास्ट इसीलिए होता है, वो जो कुंडे वगैरह लोग ले रहे होते हैं ना, उसकी वजह से ज़्यादा जो वोल्टेजेस हैं वो इनपुट से आ रहे होते हैं और आउटपुट पे बहुत सारे लोग अचानक से लेने लग जाते हैं, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है ना। कंप्यूटर में भी होता है, हर जितनी भी डिवाइसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिनको 220 वोल्ट से नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम चाहिए, सब जगह के ऊपर ये ट्रांसफार्मर लाजमी लगा हुआ होगा। ये पहली सर्किटरी है, मतलब पहला सर्किट है जो लाजमी कनेक्ट होगा, उसके बाद कुछ आगे चीज़ बनेगी। अब चार्जर को मुझे 5 वोल्ट देने हैं, आगे क्या होगा वो बात की कहानी है, उसकी लाइट, उसकी ये बात 10 चीज़ें, कैपेसिटर और रजिस्टर और ये, लेकिन भाई पहले उसको 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में तो कन्वर्ट करना होगा ना, उसके बाद ही तो कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग को समझने के लिए ज़रा इस डायग्राम को देखिएगा जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ट्रांसफार्मर की डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि देखिए, ये जो कॉयल मैंने इस साइड के ऊपर वाउंड किया हुआ है, इस कॉयल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके जो वोल्टेजेस हैं, ये प्राइमरी सर्किट मैंने इसको नाम दिया, और इसके जो वोल्टेजेस हैं उसको मैंने कहा है वीपी, प्राइमरी के ऊपर दिए जाने वाले वोल्टेज। और इन वोल्टेजेस की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा आईपी, यानी कि प्राइमरी के ऊपर दिए जाने वाला करंट। और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स रखे होंगे वो मैंने अपने हिसाब से रखे होंगे, जैसे एनपी, नंबर ऑफ टर्न जितने भी हो सकते हैं, अभी फिलहाल हम इस पर बहस नहीं कर रहे। एनपी का मतलब ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स मैंने इस तरफ वाली वाइंडिंग के ऊपर रखे हैं। तो ये साइड मेरी पूरी कहलाएगी इनपुट साइड, यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, एक कहता माइक करीब करें, एक कहता माइक दूर करें, कहाँ रखूँ मैं? अच्छा जी, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? दूसरी चीज़ है हमारे पास कि दूसरी साइड पे अगर आप आ जाएं तो इसके रेफरेंस से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नज़र आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से लूप में इसको भी मिलेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो इसमें करंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। यानी कि मैं तो इसका करंट चेंज कर रहा हूँ, इस वाले कॉइल का, इस वाले कॉइल का करंट चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि लिंक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन करंट से, हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन में। यहाँ से वो जा रहा है आपका दूसरी तरफ, ठीक है जी। और इस वाले कॉइल को जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है तो ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। इसके जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं मैंने उसको नाम दे दिया सेकेंडरी वीएस। इसका जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है मैंने उसको नाम दे दिया आईएस। और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने रखे हैं उसको मैंने नाम दे दिया एनएस। अब ये सारा हो गया सेकेंडरी सर्किट, और ये इन शॉर्ट मुझे आउटपुट भी कहलाएगा। मुझे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, इनपुट के एतबार से आउटपुट पे क्या मिलेगा, ये एक्चुअल में ये शो कर रहा है, ठीक है जी। अब ज़रा इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग के अंदर हमने सबसे पहले कहा कंसीडर अ ट्रांसफार्मर विद NP नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। भाई NP नंबर ऑफ टर्न्स है इसके प्राइमरी कॉइल में, वो कितने भी हैं डजेंट मैटर, बट NP से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, आयरन कोर इसलिए होती है क्योंकि आयरन के अंदर मैग्नेट बड़े बेहतरीन तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है ना, मैग्नेट प्रॉपर्टी रखता है आयरन। तो आयरन कोर इसलिए लगाते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, एयर में इतना अच्छा ट्रांसफ़र नहीं होता, इसलिए आयरन कोर रखते हैं, ठीक है वली। अच्छा जी, हमने कहा कंसीडर अ ट्रांसफार्मर विद NP नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल एंड NS नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। आसान सी चीज़ है, आप अगर याद करना चाहे याद कर सकते हैं।
When an AC current is applied at a primary coil, जैसे ही मैं अल्टरनेटिंग करंट इसको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि चेंज इन करंट, एसी करंट का मतलब है चेंज इन करंट डेल्टा आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टाइम, ये मैं इसको प्रोवाइड करूंगा. When a change in current is provide to a primary coil, it produces changing magnetic flux in a secondary coil. तो इसकी वजह से यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसको ट्रांसफर हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल को. अब जब इसको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा विच प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल, तो ये क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस कर देगा. ये इसकी वर्किंग है सिंपल सी, कि अगर हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर एसी करंट देंगे, अगर नोट्स में नहीं लिखा हुआ तो यहाँ से लिख लो, ये बहुत इजी सी वर्डिंग, जितनी आसान हो सकती थी मैंने उतनी आसान करके लिख दी है, यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, नोट्स को छोड़ दो. कि जो हम चेंजिंग करंट, एसी करंट जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो सेकेंडरी के पास जाएगा, और सेकेंडरी फिर अपने वोल्टेजेस जनरेट करेगा जिसको हम आउटपुट वोल्टेजेस कहेंगे सेकेंडरी के. ठीक है, तो अब आप ज़रा नोटिस करो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो दो जगह मिल रहा है. एक तो इस जगह पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको नजर आ रहा होगा, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स. दूसरा वही फ्लक्स इस आयरन कोर के थ्रू इसको भी मिल रहा होगा, तो इसके पास भी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी. यानी कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स मैं मान लेता हूँ, ये इस तरह बना लेता हूँ, ये सारा मैग्नेटिक फ्लक्स है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉइल लिया हूँ तो इसको भी मिल रहा है वही मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पर एक कॉइल लिया हूँ तो इसको भी मिल रहा है वही मैग्नेटिक फ्लक्स. दोनों को मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका फार्मूला हमें दिया था फैराडे ने. और वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था कि अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो उस ईएमएफ का फार्मूला था, यानी कि वोल्टेजेस बराबर होते माइनस एन डेल्टा साई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ये फैराडे ने फार्मूला दिया था. अब वोल्टेजेस को जो मैंने नाम दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है वीपी का नाम, वोल्टेजेस एट प्राइमरी एंड. ठीक है जी, और जो फ्लक्स है वो तो दोनों तरफ सेम है, तो वो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी रहेगा. और नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ तो इस वाली साइड पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनपी है. तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो फार्मूला यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक बार इस साइड के ऊपर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस वाली साइड पे, और उसकी वजह से वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है. दूसरी मरतबा यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, दोनों कॉइल के ऊपर ये फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला दोनों पे लगेगा. लेकिन अलग क्या होगा, अलग ये होगा कि जब इस वाली साइड के ऊपर ये फार्मूला लग रहा होगा तब जो है मैं वोल्टेजेस की जगह, यानी कि ईएमएफ की जगह मैं वीपी लूँगा, और नंबर ऑफ टर्न्स की जगह प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स लूँगा. जबकि डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी यही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है, जितना इसके पास जा रहा है वही ट्रांसफर होकर हम सपोज करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर उतना ही आ जा रहा है. हालांकि ऐसा नहीं होता, कुछ लॉसेज होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ सर्कुलेट कर रहा है. ये चीज़ क्लियर है. अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो मरतबा ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन दोनों मरतबा थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी और उसके बाद अप्लाई करेंगे. जैसे सबसे पहले जब ये फार्मूला लगा तो इन प्राइमरी कॉइल के लिए ये हो गया वीपी, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसको हमने कहा प्राइमरी के वोल्टेजेस, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ प्राइमरी कॉइल, और डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी सेम. ये हो गई मेरे पूरी, इसमें माइनस की साइन भी लगा लेते हैं, ठीक है, जो लेंस लॉ की वजह से आया था. ये हो गया पूरा मेरा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसे, और ये हो गया प्राइमरी साइड की इक्वेशन. यही इक्वेशन तो सेकेंडरी पे अप्लाई होगी भाई, सिर्फ चेंज क्या हुआ, सेकेंडरी के ऊपर वही फ्लक्स मिल रहा है लेकिन उसके नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के अलग हैं, और जो वोल्टेजेस हैं सेकेंडरी के ऊपर वो भी अलग होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे. तो हमारे पास दूसरी साइड के ऊपर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है जी, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई. अच्छा जी, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं डिवाइड. डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, माइनस इसके साथ भी लगा दिया. माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा साई से डेल्टा साई और डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है. जी जी, माइनस लगेगा, वो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. वो फैराडे के लॉ के अंदर जो लेंसेज की वजह से माइनस आया था वो हमेशा रहता है. न्यूमेरिकल्स के अंदर हम इसको रिमूव कर देते हैं. रायन, आयरन कोर का काम मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेट, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफ़र हो. मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है एयर के अंदर इतना अच्छा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आयरन कोर के अंदर ज़्यादा बेहतर ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स उसके पास जा सके और लॉस कम से कम.
एयर के अंदर इतना अच्छा ट्रांसफर नहीं होता मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब जरा हम इन दोनों को जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आंसर आया, डेल्टा साई से डेल्टा साई कैंसिल, एन पी डिवाइडेड बाई वी एस, सॉरी वी पी डिवाइडेड बाई वी एस इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। ये फार्मूला हमारे पास आ गया। इस फार्मूले ने हमें एक बहुत अहम बात बताई जो कि आप नोटिस करें, जिसका जिसका जवाब जो है ना, वो जो अभी सवाल जो एक अब्दुल्ला कर रहा था, कहता सर कैसे करता है ये, तो वो जो कैसे का आंसर है ना, वो यहाँ इस इक्वेशन से हमें मिलता है। ये सारा खेल जो है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स का है। क्योंकि देखो, अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ठीक है, तो प्राइमरी के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी के ऊपर वोल्टेज आपको कम मिलेगा, ठीक है। और अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, तो प्राइमरी के ऊपर आपको वोल्टेज कम मिलेगा, सेकेंडरी के ऊपर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो इससे भैया एक चीज़ क्लियर हो गई, ट्रांसफॉर्मर जो है वो गेम खेल रहा है सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स का। किस साइड के ऊपर आपने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दिए, उसके ऊपर ये सारा खेल डिपेंड कर रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, ट्रांसफार्मर जो है मुझे ऐसा बनाना है जो वोल्टेजेस को बढ़ाए, इंक्रीज करे, मैं उसको कम वोल्टेज दूंगा, वो मुझे ज़्यादा वोल्टेज दे, तो आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं है, आप सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखिएगा। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे वोल्टेजेस भी ज़्यादा आपको मिलेंगे, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेजेस वहाँ कम मिलेंगे। तो अगर आप वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो प्राइमरी के लिहाज से जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको ज़्यादा रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहा हूँ, कि मैं वोल्टेजेस को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो इन दैट केस मुझे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखने होंगे और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स में क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो इसीलिए हमारे पास फिर आती है ट्रांसफार्मर की दो टाइप, ठीक है। कौन सी दो टाइप है? एक आपका कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा आपका कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर मैं आपसे पूछूं ये इनकी डेफिनेशंस क्या है, तो डेफिनेशन तो भाई अब बहुत ही आसान होगी, नाम से पता चल रहा है। स्टेप अप, अप का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाना, बढ़ना, इंक्रीज होना। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेजेस को इंक्रीज करेगा, वो आपका ट्रांसफार्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी के, वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि भाई इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने चाहिए। बात समझ में आ रही है ये, कि अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो आपका जो वोल्टेज है आउटपुट का वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकेंडरी से ही तो हम आउटपुट ले रहे हैं, तो फिर ये स्टेप अप का काम करेगा। और इसी तरह सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका होगा जिसके अंदर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, या गलत लिखा हुआ है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन होंगे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स के। और ये क्या करता है स्टेप डाउन, अगर आप ज़्यादा वोल्टेजेस देते हैं तो ज़्यादा वोल्टेजेस को ये कम कन्वर्ट करके देता है। अब यहाँ पे सब गलत लिखा हुआ है इसके बारे में, ये शायद उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन आपने अपनी ओन वर्डिंग के अंदर लिख लेना है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज अ वन विच इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेजेस, जो आउटपुट वोल्टेजेस को बढ़ाएगा वो आपका स्टेप अब ट्रांसफार्मर कराएगा। और जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इफ इट इज़ अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। और अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, जी बिल्कुल ये लॉन्ग के अंदर आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो इन दैट केस नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल विल बी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल। तो ये इनकी निशानी भी हो गई ट्रांसफार्मर की, एमसीक्यूज के अंदर इससे रिलेटेड अक्सर सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आगे चलें मज़ीद दो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद, तो हमारे पास फिर फाइनली आता है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आप किस तरह निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी की जहाँ तक बात रही, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कोई डिवाइस अगर है ना इलेक्ट्रिक की दुनिया में, तो आपका ट्रांसफार्मर, ये आपका 95% तक एफिशिएंट होता है, वरना 50% से ज़्यादा कोई भी चीज़ एफिशिएंट नहीं होती, लेकिन ये आपका 95% तक एफिशिएंट है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चेंज कुछ नहीं करना, सारा यही लिख लो, कोई मसला नहीं, बस याद रखना है स्टेप अप का मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, सेकेंडरी के वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे, स्टेप डाउन का मतलब डिक्रीज़ कर रहा है, सेकेंडरी के वोल्टेजेस कम होंगे प्राइमरी के मुकाबले में। एक आसान सी बात आपने याद रखनी है।
एफिशिएंसी इसके अंदर लॉसेस कम से कम है, वैसे तो बहुत सारे लॉसेस हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ छोटी सी डिवाइस है, कम से कम चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, सिर्फ 2 कॉइल के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी काफ़ी होती है। इतना मतलब चीज़ें नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस कहीं नहीं हो रहा ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट है, छोटी सी डिवाइस। अच्छा, अब जो है आप क्या करेंगे, ओ भाई कैमरे की ऑन कर रहे हो, अब आप क्या करेंगे कि अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो आपकी कैलकुलेट की जा सकती है एक सिंपल फार्मूले से जो आप सब जानते हैं। वो फार्मूला है आपका आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालनी है तो उसकी कोई पावर इनपुट होगी और पावर आउटपुट होगी, मतलब इनपुट पे कितना दे रहा है आपको पावर और आउटपुट पे कितना दे रहा है। आप डिवाइड कर लें आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को, मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो एफिशिएंसी आपकी परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। ठीक है। और अगर 100% एफिशिएंट आपका ट्रांसफार्मर हो, जो कि होता नहीं है, तो इन दैट केस कहते हैं जो पावर आउटपुट होती है वही आपकी पावर इनपुट होती है, क्योंकि पावर आउटपुट से पावर इनपुट आपकी कैंसिल हो जाएगी और 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर अगर हो तो उसका अगर MCQ आ रहा है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि पावर आउटपुट जो होती है वो बराबर होनी चाहिए किसके, पावर इनपुट के। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो समझने के लिए ज़रूरी थी। बाकी जो फार्मूला है पावर का, अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे प्राइमरी के पावर चाहिए, प्राइमरी का मतलब हो गया मुझे इनपुट पावर चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा PP और VP और IP। और अगर मैं आपसे कहूँ मुझे सेकेंडरी की पावर चाहिए, तो फिर फार्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, बस SS आ जाएगा। तो पावर का फार्मूला वही रहता है, लेकिन क्या चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है सिर्फ ऐसे फिक्स के वहाँ पे नीचे जो है वो प्राइमरी के लिए PP आ जाएगा, सेकेंडरी के लिए SS आ जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा पावर का। ठीक है जी, ये सवाल आपका लॉन्ग में आता है बिल्कुल। तो अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या है आपका, न्यूमेरिकल में ये लॉसेज हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एक ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल आपको कराना है, उसके बाद सर नोट्स में तो इस एप लिखा है, इस एप लिखा है, इस एप क्या होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की से रिलेटेड, ज़रा न्यूमेरिकल देख लीजिए जल्दी से। फार्मूला में भी न्यूमेरिकल्स में रिपीट हो जाएगा। उसको छोड़ दो, ई का मतलब वही EMF है, ये ई का मतलब EMF है, और मैं उसको V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बात सेम है। उसको छोड़ो, न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा वैसे तो, ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको देखो। इसके अंदर कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहले तो मुझे ये बताओ, ये जब आपने देखा स्टेप डाउन पढ़ा, इससे क्या पता चला आपको, स्टेप डाउन से ये पता चला कि इसके जो प्राइमरी के वोल्टेजेस होंगे ना वो ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी के वोल्टेजेस कम होंगे। यानी कि अगर इसके कंपेयर किया जाए VP को और VS को, ठीक है, तो सेकेंडरी के टर्न्स भी कम होंगे, वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो सेकेंडरी के प्राइमरी के वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी के कम होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। पहली इन्फॉर्मेशन दे दो, इसी से पता चलेगा। आगे कहता है एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस द वोल्टेजेस फ्रॉम 2400 से 1200 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं 2400 से 1200। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बताएं इसमें से VP क्या होगा, ये VP होगा या ये VP होगा, ये VS होगा या ये VS होगा, तो बताना कोई मसला ही नहीं, ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुका है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब आप मुझे बताएं इसमें से VP क्या होगा और VS क्या होगा। यानी कि वोल्टेज दिए हुए ना, तो प्राइमरी के कौन से वोल्टेज हैं इसमें से और सेकेंडरी के कौन से वोल्टेज हैं। VP जो है वो आपका 2400 होगा, बिल्कुल। क्यों होगा, क्योंकि भाई स्टेप डाउन है, इसके जो प्राइमरी के वोल्टेज हैं वो ज़्यादा होने चाहिए और सेकेंडरी के कम होने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमने डेटा बनाना शुरू करा, हमने लिखा कि भाई जो प्राइमरी के वोल्टेजेस हैं VP वो होंगे 2400, जबकि जो सेकेंडरी के वोल्टेजेस हैं वो होंगे 1200। मज़ीद आगे अगर हम सवाल को पढ़ें तो कह रहा है द पावर आउटपुट इज़ 9 किलो वाट। पावर आउटपुट, आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी से लेते हैं या प्राइमरी से लेते हैं। आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी से लेते हैं या प्राइमरी से लेते हैं। सेकेंडरी से हम आउटपुट लेते हैं। तो अगर सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं तो ये जो पावर इसने मुझे दी है ये PS है, सेकेंडरी की पावर है। तो मैं लिखूंगा PS इज इक्वल टू 9 किलो वाट, और किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 वाट आ जाएगा।
क्लियर है? अब अगर आगे देखें तो एफिशिएंसी दी हुई है 95%। और एक चीज़ इसने और बता दी है कि द प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 400 टर्न्स। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके टर्न्स भी इसने बता दिए कि 400 हैं। तो एन पी भी इसने बता दिया कि वो 400 है। हमें मालूम क्या करना है फिर? हमें मालूम करना है हाउ मनी टर्न्स हैव अ सेकेंडरी कॉइल, एन एस मालूम करना है, व्हाट इज़ द पावर इनपुट यानी कि पी पी मालूम करना है, और व्हाट इज़ द करंट इन ईच कॉइल, करंट कितना होगा ईच कॉइल में, हमें ये मालूम करना है। तब इन सब के लिए ये जो चीज़ें यहाँ पर हमें दी गई हैं इन सब के लिए कौन से फार्मूले लगेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला तो जो ट्रांसफार्मर का बेसिक फार्मूला हमने ड्राइव करा है वो लगेगा, वी पी डिवाइडेड बाई वी एस इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। इसको सिर्फ अरेंज करना होगा वी क्योंकि हमें वी पी रिक्वायर्ड है, वी एन एस रिक्वायर्ड है, तो एन एस ऊपर चले जाएगा, वी एस ऊपर चलेगा, वी पी नीचे आ जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमें पावर आउटपुट रिक्वायर्ड है, पावर इनपुट पी पी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला लगेगा क्योंकि एफिशिएंसी दी हुई, एफिशिएंसी बराबर होती है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट मतलब सेकेंडरी की पावर, पावर इनपुट मतलब प्राइमरी की पावर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और अगर करंट निकालना है सेकेंडरी का और प्राइमरी का तो फार्मूला लगेगा पावर का, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर हमें मालूम होनी चाहिए प्राइमरी की और सेकेंडरी की दोनों की, वोल्टेजेस भी हमें मालूम होने चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के, तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो ये तीन फार्मूले जो हैं वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन से सॉल्यूशन के अंदर, फॉर एन एस। एन एस के लिए मैंने अपना फार्मूला अरेंज कर लिया कि एन एस बराबर होगा वी एस डिवाइड बाई वी पी मल्टीप्लाई बाई एन पी। एक चीज़ याद रखिएगा जो बहुत ईजी कर देगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स को अरेंज करना, एस के सामने एस होगा, बस ये याद रखना, पी के सामने पी होगा। अगर ऐसा है तो फार्मूला आपका बिल्कुल सही अरेंज हुआ है। और हमेशा जो आपका वोल्टेजेस हैं वो अपोजिट में होते हैं, जैसे सेकेंडरी के वोल्टेज ऊपर है तो प्राइमरी के नीचे होंगे, और ये एन पी को नीचे भेज दो तो एन पी देखो एन एस के नीचे ही आ रहा होगा। तो इससे पता चल जाता है कि फार्मूले में कोई गलती हमने नहीं करी अगर एन एस और वी एस आमने सामने है। इसी तरह अगर मैं वी पी को ऊपर भेज दूँ तो वी पी और एन पी भी आमने सामने ही आएंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा न्यूमेरिकल फार्मूला जो वो सही अरेंज हुआ है। अरेंज करने के बाद मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वी एस की वैल्यू देखें यहाँ पर मैंने साइड में लिख भी दी है, वी एस की वैल्यू है 1200, वी पी की वैल्यू है 2400, और जो आपके पास टर्न्स हैं एन पी के वो है 400। ये सारी वैल्यू जब मैं यहाँ पर उठा के पुट करूँगा तो कैंसिलेशन वगैरह के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200 टर्न्स। आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है बात करते हैं प्राइमरी की पावर की, कैसे निकालेंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला लगा, एफिशिएंसी बराबर होती है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यानी कि सेकेंडरी की पावर डिवाइडेड बाय प्राइमरी की पावर। अच्छा, जो एफिशिएंसी है वो गिवन है, मुझे जो है वो प्राइमरी की पावर चाहिए, तो प्राइमरी की पावर को ऊपर भेज दिया, यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और एफिशिएंसी जो है वो डिवाइड में आ गई। अब उठा के वैल्यूज पुट कर दी। सेकेंडरी की पावर कितनी थी, 9000, 95% एफिशिएंसी थी आपकी, और 100 वैसे का वैसा लिख दिया। सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगी पावर ऑफ अ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब हमारे पास पावर भी आ चुकी है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब क्या बचा, अब सिर्फ करंट बचा। तो करंट के लिए मैं मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करा रहा, आप लोग मुझे करंट सॉल्व करके बताएं दोनों का करंट क्या होगा। फार्मूले मैंने दोनों के बता दिए। करंट का पावर का लगेगा फार्मूला वी आई, लेकिन सिर्फ दो मरतबा लगेगा, एक सेकेंडरी के लिए लगेगा तो पी एस वी एस आई एस, प्राइमरी के लिए लगेगा तो पी पी वी पी आई पी, बस ये चेंज है। तो इससे मुझे जल्दी से आप करंट निकाल के दिखाइए। बाकी आज की जो क्लास है ऑलमोस्ट वो टॉपिक जो हमारा कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल्स का। इसके अंदर जितना मैंने आपको बताया है यही सब कुछ पेपर के अंदर आता है, ठीक है। अब जल्दी से इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए, और जो अगर पिछला डेटा वेटा नहीं बनाया तो वो डेटा साइड में मौजूद है, वो भी देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया दानिश बेग आपका। और अगर इसके अलावा कोई सवाल वगैरह हैं तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, सर जमील ने कुछ नहीं बताया, चलो उन्होंने भी छुपा लिया होगा, लॉकडाउन वगैरह की वजह से सब कुछ ज़रा इस तरह हुआ, ठीक है जी। अच्छा, ये पीछे चलो खैर है। रायान जी क्या सवाल है बताओ ऊपर, एक मिनट में ज़रा उधर चले गए था स्लाइड्स में, दोबारा पूछ लो वरना ऊपर करना पड़ेगा, इतने सारे मैसेजेस आए हैं।
ट्रांसफार्मर के अंदर टर्न्स कम या ज़्यादा कर देते हैं कि वाले ये वाइंडिंग करवाते हैं ना। आप चले जाओ ना, ये जो काम करते हैं पंखे वगैरह का, इसका उसका ही वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग करते हैं। कितनी वाइंडिंग रखनी है ये बहुत मैटर करती है, तो उसके हिसाब से आपका ट्रांसफार्मर डेवलप्ड होता है। नंबर ऑफ टर्न्स पे कितनी वाइंडिंग रखनी है, कितना करंट वो बर्दाश्त कर सकते हैं ना। बहुत कम भी नहीं रखते, वाइंडिंग कम रखने से होता है करंट इतना फ्लो करता है वो हीटअप कर जाता है, ट्रांसफार्मर जी ब्लास्ट कर जाता है। इतने कम भी नहीं रखते वाइंडिंग, तो वाइंडिंग ज़्यादा भी रखते हैं। फिर स्टेप अप बना रहे हैं, स्टेप डाउन बना रहे हैं, उसके लिहाज से वाइंडिंग को चेंज भी करते हैं, एक साइड की ज़्यादा रखते हैं, एक साइड की कम रखते हैं। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बस ट्रांसफार्मर कितना बताऊँ और शॉर्ट करके, ज़्यादा शॉर्ट क्या होगा कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द आउट एसी वोल्टेज। ठीक है जी, क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। और बस हाँ, यही चैप्टर नंबर 15 ही स्टार्ट हो। ठीक है।